हम्म, अगर मैं ये कहूं कि कश्मीर की जिन खूबसूरत और नीली झीलों को देखने के लिए मतलब हर साल लाखों लोग जाते हैं, वो असल में पानी से भरी हुई बस एक कब्रिस्तान बन चुकी हैं, तो शायद ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा। हाँ, बिल्कुल अजीब तो लगेगा ही, क्योंकि बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल चकाचक। चकाचक लगता है। सही कहा। मतलब सतह पर सूरज की रोशनी वैसे ही चमकती है, शिकारे आज भी वैसे ही तैरते हैं, और दूर से ये झीलें और जो आर्द्र भूमियां हैं, जिन्हें हम वेटलैंड्स कहते हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ नजर आती हैं। हम्म, लेकिन अगर इस पानी की सतह के थोड़ा सा भी नीचे झांक कर देखा जाए, तो एक बहुत ही खौफनाक हकीकत सामने आती है। एकदम। बाहर से बेहद खूबसूरत दिखने वाली ये झीलें अंदर से पूरी तरह मर चुकी हैं। वहां का जो जीवन है वो खत्म हो रहा है। हाँ, और आंकड़े और हमारी जमीनी हकीकत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। असल में ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे पहली बार में समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। दमामी दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अगर किसी जगह पर पानी मौजूद है तो वहाँ जीवन भी होगा ही। हाँ, पानी और जीवन तो एक ही बात मानी जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के इन वेटलैंड्स के मामले में पानी का होना और जीवन का होना अब दो बिल्कुल अलग अलग बातें हो गई हैं। बाहर से सब कुछ एकदम सामान्य और शांत लगता है, लेकिन असल में ये एक खामोश त्रासदी है। एक खामोश त्रस्ती। बिल्कुल, हाँ। एक ऐसा पतन जो बिना किसी शोर शराबे के सतह के ठीक नीचे घटित हो रहा है, और जब तक हम इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। और इसलिए आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी खामोश त्रासदी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो है हाल ही में आई कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट। इसके साथ ही हमने कुछ अहम शोध लेखों और जमीनी स्तर से जुटाए गए हमारे नोट्स को भी शामिल किया है। इस पूरे विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य ये समझना है कि आखिर क्यों जम्मू कश्मीर की ये ऐतिहासिक और जीवनदायिनी आर्द्र भूमियां अब पारिस्थितिक रूप से खोखली होती जा रही हैं। बिल्कुल इकोलॉजिकली हॉलो होती जा रही हैं। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे शालबुग वेटलैंड का मौजूदा संकट कोई अलग-थलग घटना नहीं है, बल्कि यह पूरे हिमालयी जल स्तर के पतन की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दे रहा है। बहुत बड़ी चेतावनी है ये। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आपने नोट्स में बार-बार इस पारिस्थितिक रूप से खोखला होने का जिक्र किया है। तो अगर मैं पूछूं कि वैज्ञानिक नजरिए से इसका सटीक मतलब क्या है? पानी तो वहां अब भी है, फिर खोखलापन कैसा? ये बहुत ही अहम सवाल है। इस पारिस्थितिक रूप से खोखलेपन के कॉन्सेप्ट को समझना इस पूरी समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है। अच्छा। जब हम कहते हैं कि कोई वेटलैंड पारिस्थितिक रूप से खोखला हो गया है, तो इसका मतलब है कि उसका पूरा फूड वेब यानी जीवन का जो एक जटिल जाल वहां पनपका था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मतलब अंदर का इकोसिस्टम टूट गया। एकदम सही। और शालबुग वेटलैंड इसका सबसे बड़ा और सबसे दुखद उदाहरण बनकर उभरा है। वहाँ आज भी पानी मौजूद है। अगर कोई पर्यटक वहाँ जाके सिर्फ तस्वीरें खींचें तो उसे लगेगा कि ये जगह बिल्कुल ठीक है। हाँ, फोटो में तो पानी ही दिखेगा। लेकिन उस पानी के अंदर का सच ये है कि मछलियों की आबादी जो कभी वहाँ बहुतायत में हुआ करती थी, अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पूरी तरह से मतलब मछलियां बची ही नहीं है? लगभग ना के बराबर हैं। और देखिए, प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। क्योंकि मछलियां नहीं बची हैं, इसलिए जलकाग, जिन्हें हम कॉमरेंट कहते हैं, उन जैसे प्रवासी पक्षियों ने वहां आना छोड़ दिया है। वो पक्षी जो दूर दूर से आते थे। हाँ, ये वही पक्षी हैं जो सदियों से हर साल सर्दियों में हजारों मील का सफर तय करके साइबेरिया और अन्य ठंडे इलाकों से शालबुग आते थे। क्या बात है। तो पानी का एक भौतिक ढांचा वहां जरूर मौजूद है, लेकिन उसे जिंदा रखने वाली जो ऊर्जा का प्रवाह और जैविक विविधता है, वो हमेशा के लिए गायब हो चुकी है। ये सुनकर मुझे एक बहुत शानदार म्यूजियम की याद आ रही है। म्यूजियम? वो कैसे? मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ी और बेहद खूबसूरत इमारत खड़ी हो, शानदार वास्तुकला हो, लेकिन उसके अंदर से सारी बेशकीमती पेंटिंग्स और कलाकृतियां किसी ने चोरी कर ली हो। हाँ, बिल्कुल सही तुलना है ना? ढांचा तो वहीं मौजूद है, दीवारें हैं, छत है, पर उस म्यूजियम की जो आत्मा थी वो गायब है। एकदम सटीक बात कही आपने। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये झीलें अलग थलग नहीं है। ये जेंगा टावर की तरह हवा में अकेले नहीं लटके हुए हैं। अच्छा, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं? हाँ, कैग रिपोर्ट के जो आंकड़े सामने आए हैं वे दिखाते हैं कि ये पतन कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है।
रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि 1967 से लेकर अब तक रिकॉर्ड की गई 697 झीलों में से लगभग 75% या तो पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं या फिर वो इतनी ज्यादा सिकुड़ गई हैं कि अब वे सिर्फ दलदल या कंक्रीट के अतिक्रमण का हिस्सा बनकर रह गई हैं। 75%, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और ये 697 झीलें और वेटलैंड्स अलग थलग पड़े पानी के साधारण गड्ढे नहीं हैं। हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि एक झील को बस एक सीमित क्षेत्र मान लेते हैं। हाँ, हम तो यही सोचते हैं कि एक झील यहाँ है, दूसरी 10 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल, जबकि असलियत में शालबुग, होकेरसर और अंचार जैसी झीलें एक बहुत ही विशाल और जटिल हाइड्रोलॉजिकल नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये सब भूमिगत जल स्रोतों यानी एक्वाफर्स और हिमालयी नदियों के जरिए आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, मतलब एक पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम है। हाँ, ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे क्षेत्र की नसों की तरह काम करता है। यानी अगर इस नेटवर्क की किसी एक नस में ब्लॉकेज होता है या जहर घुलता है तो उसका सीधा असर पूरे शरीर पर पड़ेगा। बिल्कुल, इसे पारिस्थितिकी में रिपल इफेक्ट कहते हैं। रिपल इफेक्ट, हाँ। अगर शालबुग में मछलियां मर रही हैं और वहां का पानी जहरीला हो रहा है तो वो जहर सिर्फ उसी एक जगह तक सीमित नहीं रहेगा। वो प्रदूषित पानी और रसायनों का मिश्रण उस पूरे भूमिगत जल स्तर और नदी नेटवर्क के जरिए धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बाप रे। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक वेटलैंड का पतन या वहां की बायोडायवर्सिटी का खत्म होना पूरे हिमालयी जल स्तर को अस्थिर करने और उसे प्रदूषित करने की ताकत रखता है। ये एक चेन रिएक्शन है जिसे एक बार शुरू होने के बाद रोकना बहुत मुश्किल होता है। ये बात तो लॉजिकली समझ में आती है कि ये सब कुछ आपस में एक नेटवर्क की तरह जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। जी पूछिए। अगर ये सब जुड़े हुए हैं तो फिर इस पूरे विशाल नेटवर्क में ये जहर आखिर घुल कहाँ से रहा है? बहुत वाजिब सवाल है। मतलब जब भी हम पर्यावरण के नुकसान और इन झीलों के पतन के कारणों की बात करते हैं तो अक्सर सबसे पहली उंगली विकास और बुनियादी ढांचे की तरफ उठाई जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ मैं कैग रिपोर्ट के उस हिस्से पर थोड़ा पुश बैक करना चाहूंगा। अच्छा। अगर हम यथार्थवादी नजरिए से देखें तो जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र के लिए पर्यटन और बुनियादी ढांचा तो वहाँ की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ है। हाँ। क्या वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या नई सड़कें, टनल और पर्यटकों के रुकने के लिए नए होटलों का निर्माण होना जरूरी नहीं है? हाँ। मतलब क्या हम इसे इस तरह नहीं देख सकते कि ये नुकसान विकास की एक अनिवार्य कीमत है जो किसी भी आधुनिक समाज को चुकानी ही पड़ती है? देखिए, ये तर्क अक्सर विकास बनाम पर्यावरण की बहसों में सबसे आगे रखा जाता है और एक हद तक ये सही भी लगता है। लेकिन क्या? अगर हम कैग की रिपोर्ट और इन शोध लेखों को गहराई से पढ़ें तो वे इस बात को बहुत स्पष्ट करते हैं कि यहाँ मुख्य समस्या विकास नहीं है। समस्या है अनियंत्रित और बेतरतीब विकास। अनियंत्रित विकास मतलब बिना किसी प्लानिंग के? एकदम सही। कोई भी शोधकर्ता ये नहीं कह रहा है कि पर्यटन रुक जाना चाहिए या होटल बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। समस्या इस बात से है कि वो होटल कहाँ बनाए जा रहे हैं और उनका ढांचागत स्वरूप कैसा है। अच्छा, तो जगह का चुनाव गलत हो रहा है? हाँ, होटलों, रिजॉर्ट्स और रिहायशी कॉलोनियों के बेतरतीब निर्माण ने उस प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली यानी नेचुरल ड्रेनेज को पूरी तरह से चोक कर दिया है। ये वही ड्रेनेज था जो सदियों से इन झीलों को साफ रखने और पानी के प्रवाह को संतुलित रखने का काम करता था। मतलब हमने अनजाने में या मुनाफे के चक्कर में पानी के उन प्राकृतिक रास्तों पर ही कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी हैं जो इन झीलों को सांस लेने में मदद करते थे। ठीक यही हुआ है। जब पानी को प्राकृतिक रूप से बाहर निकलने या फिल्टर होने या नई नदियों से जुड़ने का रास्ता नहीं मिलता तो वो एक जगह ठहर जाता है। और ठहरा हुआ पानी तो वैसे भी खराब हो जाता है। बिल्कुल, ठहरा हुआ पानी हमेशा इकोसिस्टम के लिए घातक होता है। और बात सिर्फ रुकने की नहीं है इसके ऊपर से। इन नए बने होटल्स और बसावटों का बिना साफ किया हुआ कचरा और कच्चा सीवेज सीधे इन झीलों में बहाया जा रहा है। सीधे झीलों में बिना ट्रीट किए? हाँ, इसका सीधा नतीजा ये होता है कि पानी में न्यूट्रिएंट ओवरलोड हो जाता है। न्यूट्रिएंट ओवरलोड? एक सेकंड, ये शब्द सुनने में तो बड़ा सकारात्मक लगता है। हाँ, नाम से तो ऐसा ही लगता है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पानी को कोई एक्स्ट्रा पोषण या विटामिन्स मिल रहे हों। ये पोषण झीलों के लिए इतना नुकसानदायक कैसे हो सकता है? सुनने में भले ही ये पोषण लगे, लेकिन इकोसिस्टम में जरूरत से ज्यादा कुछ भी जहर का ही काम करता है। वो तो है, अति हर चीज की बुरी होती है।
बिल्कुल। जब सीवेज और कृषि अपशिष्ट के जरिए बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस सीधे पानी में जाता है, तो वहां शैवाल यानी एल्गी और आक्रामक जंगली घास बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। अच्छा, वो जो हरा हरा सा जम जाता है पानी पे। हाँ, ये एक बहुत ही अनियंत्रित वृद्धि होती है। ये शैवाल पूरे पानी की ऊपरी सतह को एक मोटी हरी चादर की तरह ढक लेते हैं। जिससे शायद रोशनी अंदर नहीं जा पाती होगी। एकदम सही पकड़े आप। इससे सूरज की रोशनी पानी के अंदर नहीं जा पाती। सूरज की रोशनी न मिलने से पानी के अंदर के पौधे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और वे मरने लगते हैं। ओह, और फिर वो सड़ने लगते होंगे। हाँ, और जब वे पौधे सड़ते हैं तो उस प्रक्रिया में पानी में मौजूद सारी घुली हुई ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो जाती है। बाप रे। और बिना ऑक्सीजन के मछलियों का दम घुटने लगता है और वे मर जाती हैं। और जैसा कि हमने शालबोग वाले उदाहरण में देखा, मछलियां खत्म हुई तो पक्षी भी आना बंद कर देंगे। विकास की कोई अनिवार्य कीमत नहीं चुका रहे हैं, बल्कि पूरी तरह से कुप्रबंधन और दूरदर्शिता की कमी की कीमत चुका रहे हैं। मिसमैनेजमेंट है ये पूरा। हाँ, पूरी तरह से। लेकिन जब मैं इस डीप डाइव के लिए आपके नोट्स पढ़ रहा था, तो मैंने एक और बहुत अजीब चीज नोटिस की। क्या? एक तरफ तो हम झीलों, सीवेज और होटलों की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने अपने नोट्स में इन स्वदेशी चरवाओं, खासकर गुज्जर और बकरवाल समुदायों का जिक्र किया है। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है इस कहानी का। मुझे यही समझ नहीं आया, जमीन पर अपने मवेशी चराने वाले इन लोगों का पानी के इस गहरे संकट से क्या सीधा नाता हो सकता है। मतलब ये कड़ी मुझे सच में समझ नहीं आ रही कि चरवाहों के हटने से झीलें कैसे मर सकती हैं। देखिए, ये वही सबसे महत्वपूर्ण और बारीक कड़ी है जिसे नीतियां बनाते समय अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा। और स्थायी चारागाह प्रबंधन करते आ रहे थे, सस्टेनेबल रेंजलैंड मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। उनके मवेशियों जैसे भेड़ और बकरियों के इन वेटलैंड्स के आसपास चढ़ने का एक खास तरीका और समय होता था। जब ये मवेशी वहां चढ़ते थे तो उनके खुर लगातार मिट्टी को हल्के हल्के तोड़ते रहते थे। खुरों से मिट्टी टूटती थी। हाँ, इससे मिट्टी की ऊपरी परत सख्त नहीं हो पाती थी और मिट्टी में हवा का प्रवाह बना रहता था, एरेशन होता रहता था। साथ ही ये जानवर उन आक्रामक जंगली घासों को खा जाते थे जो वेटलैंड्स को चोक कर सकती थी। ओह, तो उनके मवेशी एक तरह से उन झीलों के प्राकृतिक सफाई कर्मी और माली की तरह काम कर रहे थे। बिल्कुल, ये एक प्राकृतिक वीडिंग या निराई गुड़ाई का तंत्र था जिसके लिए किसी भारी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मिट्टी इस तरह से भुरभुरी और स्वस्थ रहती है तो वो एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है। स्पंज की तरह? मतलब पानी सोखने के लिए? हाँ, वो बारिश के पानी और बर्फ के पिघलने से आने वाले पानी को आसानी से अपने अंदर सोख लेती है, जिससे नीचे का जो भूजल है, ग्राउंड वाटर, वो रिचार्ज होता रहता है। समझ रहा हूँ। लेकिन शोध बताते हैं कि जब पर्यटन और तथाकथित सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए इन पारंपरिक चरवाहों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर दिया गया तो वो प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। क्योंकि वो मवेशी वहां से हट गए? हाँ, मवेशियों के खुरों का वो हल्का दबाव खत्म हो गया। इसकी वजह से मिट्टी बहुत सख्त और कॉम्पैक्ट हो गई। अब वो स्पंज नहीं रही बल्कि एक पक्की सड़क जैसी बन गई। और फिर पानी जमीन के अंदर जाना बंद हो गया होगा। बिल्कुल, भूजल पुनर्भरण की प्रक्रिया रुक गई और उन आक्रामक घासों ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पारंपरिक ज्ञान सिर्फ कोई पुरानी सांस्कृतिक प्रथा नहीं है, बल्कि ये इकोसिस्टम को जिंदा रखने का एक सटीक और वैज्ञानिक तरीका है जिसे हमने विकास के नाम पर बाहर निकाल फेंका है। एकदम सही कहा आपने। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? जब हम कैग रिपोर्ट और इन सारे शोधों को एक साथ रखकर देखते हैं तो बीमारी और उसके कारण तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ नजर आते हैं। हाँ, कारण तो स्पष्ट है। अनियंत्रित कंक्रीट का निर्माण, प्राकृतिक रास्तों का बंद होना, सीवेज के कारण न्यूट्रिएंट ओवरलोड और उस पारंपरिक ज्ञान की अनदेखी जिसने सदियों से इस जगह को बचाकर रखा था। अगर कारण इतने स्पष्ट हैं तो फिर इसका कोई ठोस इलाज क्यों नहीं हो रहा? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। कागजों पर तो पर्यावरण को बचाने के लिए सैकड़ों नियम कानून हैं, फिर ये जमीनी हकीकत इतनी डरावनी क्यों है? इस पूरे विनाश को रोकने वाला जो सरकारी तंत्र है वो सिस्टम आखिर कर क्या रहा है? कागजों पर तंत्र जरूर मौजूद है, लेकिन अगर हम कैग रिपोर्ट के निष्कर्षों को देखें तो ये तंत्र पूरी तरह से खंडित और दिशाहीन है। दिशाहीन
कैसे? रिपोर्ट स्पष्ट रूप से एक प्रशासनिक शून्यता या गवर्नेंस वैक्यूम की तरफ इशारा करती है। जब कोई केंद्रीय शक्ति नहीं होती जो पूरी तस्वीर को समग्रता में देख सके, तो हर विभाग सिर्फ अपने छोटे से लक्ष्य के लिए काम करने लगता है, भले ही उससे दूसरे का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। बिल्कुल। इस प्रशासनिक शून्यता और विभागों के कामकाज को लेकर कैग रिपोर्ट में जो तथ्य दिए गए हैं, उन्हें पढ़कर मुझे एक ऐसा दृश्य याद आया जैसे मान लीजिए एक ही गाड़ी में 3 अलग-अलग स्टीयरिंग व्हील लगा दिए गए हों। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? देखिए, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग चाहता है कि पानी का इस्तेमाल सिर्फ खेती और पानी की निकासी के लिए हो। वो अपना स्टीयरिंग उधर घुमा रहा है। फिर पर्यटन विभाग अपनी तरफ स्टीयरिंग घुमा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि झीलें हमेशा पानी से लबालब भरी रहें ताकि उनके शिकारे चलते रहें, चाहे पानी अंदर से कितना भी सड़ क्यों ना जाए। बिल्कुल, उन्हें सिर्फ बाहर की सुंदरता से मतलब है। और कॉलोनियों के लिए जमीन चाहिए, जिसके लिए वे वेटलैंड्स को मिट्टी से भर रहे हैं। जब एक ही गाड़ी के 3 ड्राइवर अलग-अलग दिशाओं में जाना चाहें तो गाड़ी तो खाई में गिरेगी ही। और भयानक बात यह है कि उस 3 स्टीयरिंग वाली गाड़ी में ब्रेक किसी के पास नहीं है। उफ, ये तो और भी खतरनाक है। पर्यटन विभाग एक्सेलरेटर दबा रहा है, शहरी विकास अपनी रेस दे रहा है और सिंचाई विभाग अपनी ही धुन में है। इस आपसी खींचतान और एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी ने एक बहुत ही अजीब स्थिति को जन्म दिया है। कैसी स्थिति? इसे कैग रिपोर्ट चयनात्मक संरक्षण या सिलेक्टिव कंजर्वेशन के रूप में सामने लाती है। ये शायद इस पूरी रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। चयनात्मक संरक्षण मतलब संरक्षण भी चुन चुन कर किया जा रहा है, जैसे वीआईपी कल्चर की तरह, कुछ को बचाना और कुछ को मरने के लिए छोड़ देना। ठीक यही हो रहा है। डल झील जैसी हाई प्रोफाइल झीलों को प्रशासन की तरफ से एक वीआईपी दर्जा दे दिया गया है। हाँ, डल झील का नाम तो सबने सुना है। सारा फंड, सारी मशीनरी, सारा प्रशासनिक ध्यान और मीडिया की सुर्खियां सिर्फ डल झील को ऊपर से साफ और सुंदर बनाए रखने में खर्च कर दी जाती हैं, क्योंकि वो पर्यटन का सबसे बड़ा और सबसे चमकता हुआ केंद्र है। बिल्कुल। इसके विपरीत अंचार जैसी झीलें, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिहाज से डल झील से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें सचमुच बेसहारा छोड़ दिया गया है। अंचार झील को कोई नहीं पूछ रहा। कोई नहीं। वहां अंधाधुंध अतिक्रमण हो रहा है, सीवेज गिर रहा है और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय नियमों को सख्ती से लागू करने और पूरे भौगोलिक परिदृश्य के स्तर पर इस नेटवर्क को बचाने के लिए कोई एक मजबूत और समर्पित वेटलैंड्स अथॉरिटी ही नहीं है। कोई एक सिंगल अथॉरिटी ही नहीं है। नहीं, सब कुछ टुकड़ों में बटा हुआ है। लेकिन देखिए, डल झील को वीआईपी ट्रीटमेंट देना और अंचार जैसी झीलों को मरने के लिए छोड़ देना, ये सिर्फ कोई कागजी या प्रशासनिक विफलता नहीं है। ये तो उन झीलों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों के लिए जियोग्राफिकल टाइम बॉम्ब है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ से कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अक्सर जब हम पर्यावरण, पक्षियों या झीलों की बात करते हैं तो आम चर्चाओं में ऐसा लगता है कि हम सिर्फ कुछ सुंदर नज़ारों की चिंता कर रहे हैं। हाँ, लोगों को लगता है सिर्फ चिड़ियों की बात हो रही है। लेकिन ये प्रशासनिक शून्यता और झीलों का सूखना सिर्फ प्राकृतिक दुनिया तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसका खामियाजा सीधे तौर पर हमारे शहरों और इंसानों को भुगतना पड़ रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो बात सच में सिर्फ साइबेरियाई परिंदों या मछलियों तक सीमित नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में इन आर्द्र भूमियों का इस तरह से खोखला होना और गायब होना एक बहुत बड़े थ्रेट मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। थ्रेट मल्टीप्लायर यानी खतरे को बढ़ाने वाला। हाँ, यानी ये उन खतरों को कई गुना बढ़ा रहा है जो पहले से ही हमारे दरवाजे पे खड़े हैं। मैंने शोध पत्रों में पढ़ा था कि ये वेटलैंड्स सिर्फ पानी जमा होने के साधारण गड्ढे नहीं हैं। एक बहुत बड़े पैमाने पर ये पूरे घाटी क्षेत्र के लिए प्राकृतिक थर्मल सिंक या विशालकाय एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। इसके पीछे का विज्ञान क्या है और हम क्या खो रहे हैं? देखिए, इन वेटलैंड्स का स्केल या आकार इतना बड़ा होता है कि ये पूरे इलाके के माइक्रो क्लाइमेट को नियंत्रित करते हैं। अच्छा। जब गर्मियों में इन विशाल झीलों से पानी भाप बनकर उड़ता है, जिसे एवापोरेटिव कूलिंग कहते हैं, तो वो प्रक्रिया अपने आसपास के वातावरण से भारी मात्रा में गर्मी को सोख लेती है। जैसे मिट्टी के मटके में पानी ठंडा होता है? एकदम वही कॉन्सेप्ट है। इससे पूरे इलाके का तापमान कई डिग्री तक कम और स्थिर रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये वेटलैंड सूख रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं या उनके ऊपर कंक्रीट बिछाया जा रहा है, घाटी का ये प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम हमेशा के लिए बंद होता जा रहा है। ओह, तो शहर गर्म हो रहे होंगे। हाँ,
इसी का सीधा नतीजा है कि श्रीनगर जैसे शहरी केंद्रों में जो कभी अपनी ठंडी आबोहवा के लिए जाने जाते थे, अब भयानक गर्मी महसूस की जाने लगी है। श्रीनगर में गर्मी, ये तो सोचने में अजीब लगता है। सच है, ये शहर अब कंक्रीट के हीट आइलैंड्स में तब्दील हो रहे हैं, जहां गर्मी बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। मतलब जिन शहरों में कभी पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वहां अब लू चलने के हालात बन रहे हैं। और जहां तक मेरी समझ है, ये सिर्फ तापमान बढ़ने का मसला नहीं है। ये झीलें तो शहरों को डूबने से बचाने वाले प्राकृतिक बफर भी हुआ करती थी, है ना, फ्लड बफर्स। यही इसका दूसरा सबसे खतरनाक पहलू है। वेटलैंड्स असल में विशाल प्राकृतिक स्पंज होते हैं। जब पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बारिश होती है या अचानक तेजी से बर्फ पिघलती है, तो ये आर्द्र भूमियां उस लाखों गैलन अतिरिक्त पानी को अपने अंदर सोख कर जमा कर लेती हैं। ये पानी को सीधे शहरों में घुसने से रोकती हैं। एक तरह से शहर की ढाल बन जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन जब हमने विकास के नाम पर इन प्राकृतिक बफर जोन्स को ही मिट्टी, मलबे और कंक्रीट से भर दिया है, तो वो अतिरिक्त पानी कहाँ जाएगा? सही बात है, उसे जाने का रास्ता तो चाहिए। उसके पास फैलने के लिए कोई जगह नहीं बची है। वो सीधे सड़कों पर, कॉलोनियों में और लोगों के घरों में घुसेगा। ये कोई भविष्य की बात नहीं है। ये स्थानीय समुदायों के लिए एक सीधा, वर्तमान और बहुत बड़ा खतरा है। और अगर हम इसके आर्थिक और सामाजिक असर की बात करें, तो ये सिर्फ गर्मी या बाढ़ तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसका असर बहुत गहरा है। इसका सीधा प्रहार उस इलाके की खाद्य और जल सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। जब झीलों का पानी प्रदूषित होगा और भूजल का स्तर गिरेगा, तो पीने के साफ पानी का संकट खड़ा होगा। बिल्कुल। खेती के लिए पानी नहीं मिलेगा। जो लोग सदियों से इन झीलों से मछली पकड़कर अपना घर चलाते थे, जिनकी पूरी आजीविका खेती और एक स्थायी पर्यटन पर निर्भर थी, उनका रोजगार तो पूरी तरह से छिन रहा है। हाँ, वो तो एकदम सड़क पर आ जाएंगे। उनका भविष्य भी इन झीलों के पानी की तरह ही भाप बनकर उड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। अर्थव्यवस्था का वो पूरा हिस्सा जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलता था, वो तबाह हो रहा है। हम सिर्फ एक इकोसिस्टम नहीं खो रहे हैं, हम एक पूरी अर्थव्यवस्था और एक पारंपरिक जीवन शैली को मिटा रहे हैं। इस पूरे गहन चर्चा और स्रोतों के विश्लेषण को सुनकर ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी खतरनाक कगार पर खड़े हैं जहां से शायद पीछे मुड़ना जल्दी नामुमकिन हो जाएगा। सच में वक्त बहुत कम है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो एक बात बिल्कुल साफ उभर कर आती है कि जम्मू कश्मीर की आर्द्र भूमियां अब एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी हैं। अब वो वक्त नहीं रहा कि हम सिर्फ सरकारी कमेटियां बनाते रहें और फाइलों में नियम पास करते रहें। कैग रिपोर्ट का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट और कड़ा है। आर्थिक विकास या पर्यटन के नाम पर पर्यावरण संरक्षण को अब और पीछे की सीट पर नहीं बिठाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। अब वक्त आ गया है कि एक मजबूत और एकीकृत प्रबंधन प्रणाली लागू की जाए, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। उन सभी एजेंसियों को वो 3 स्टीयरिंग वाली गाड़ी छोड़कर एक साथ एक ही दिशा में आना होगा। और जैसा कि हमने विस्तार से चर्चा की, इस नए प्रबंधन में उस स्वदेशी ज्ञान को वापस शामिल करना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, वो सबसे अहम है। गुज्जर और बकरवाल जैसे समुदायों को, जिन्होंने सदियों से इस इकोसिस्टम को अपने ज्ञान से संभाला है, उन्हें फैसलों से बाहर रखकर हम इन झीलों को कभी नहीं बचा सकते। अगर ये सब तुरंत नहीं किया गया, तो ये विशाल जीवन रक्षक प्रणालियां हमेशा के लिए बंजर हो जाएंगी। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। ये संकट पूरे हिमालयी क्षेत्र और अंततः पूरे मानव समाज के पानी और जीवन के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। हमें इसे सुनना ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरे डीप डाइव ने आज कई जटिल परतें खोली हैं। पानी के भ्रम से लेकर पारिस्थितिक खोखलीपन, प्रशासनिक शून्यता और सीधे इंसानी अस्तित्व पर मंडराते खतरे तक हमने बहुत कुछ समझा। लेकिन इस सबके बीच जो जानकारी हमने इन कैग रिपोर्ट्स और शोध पत्रों से समझी है, उससे एक कदम आगे जाकर एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर भविष्य में हम अत्याधुनिक तकनीक, बहुत सारे पैसे और कंक्रीट की दीवारों के सहारे इन झीलों में फिर से पानी भर भी दें, मतलब मशीनों से पानी को फिल्टर करके इन्हें बाहर से जिंदा और सुंदर दिखने लायक बना भी लें, लेकिन उन पारंपरिक समुदायों, उन चरवाहों और उस जटिल बायोडाइवर्सिटी को हमेशा के लिए उस जगह से बाहर कर दें जिन्होंने सदियों से इस इकोसिस्टम को अपने हाथों से आकार दिया था, तो क्या हम सच में प्रकृति को बचा रहे होंगे? ये सोचने वाली बात है।
या फिर हम सिर्फ पर्यटकों की आंखों को सुकून देने के लिए पानी से भरे एक विशाल कृत्रिम थीम पार्क का निर्माण कर रहे होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली संरक्षण आखिर है क्या और हम असल में बचाना क्या चाहते हैं।